गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कल गणित की कक्षा 11 का टॉपिक समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में हमने थोड़ी बेसिक जानकारी सीखी थी कल। जैसे कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय का निरूपण कैसा होता है, किस प्रकार समुच्चय को हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं और समुच्चय कहते किसे हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम सिस्टमिक तरीके से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज से आप अपने जो नोट्स हैं वो भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर उसी तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप पिछली वाली वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको समुच्चय के बारे में बेसिक नॉलेज होने लगेगी कि आखिर होता क्या है समुच्चय, उसके निरूपण क्या होता है। ये दोनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन पर ही बेस है पूरा की पूरा समुच्चय। ये आने के बाद में समुच्चय आगे चलना स्टार्ट होता है। तो हम सिस्टमिक तरीके से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आपको टाइम दिया जाएगा लिखने का। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं लिखना है, मैं साइड हो जाऊंगा ताकि आपको क्लियर दिखे स्क्रीन और लिखने का भी आपको टाइम मिलेगा। जब तक समझाया जाए तब तक केवल समझना है, लिखना नहीं है और अपना पूरा फोकस पैनल की तरफ, स्लाइडों की तरफ ध्यान में रखना है ताकि सारी चीजें क्लियर रहें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम था समुच्चय यानी कि सेट। सेट तो हम कल सेट पढ़ रहे थे, समुच्चय पढ़ रहे थे। एक तो चीज ये है इसमें कि परिभाषा परिभाषा में लिखवा देता हूं इसकी क्या होती है। समुच्चय की परिभाषा कल हमने पढ़ा था कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह है जो सुपरिभाषित हो। वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो यानी कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं समुच्चय। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये, उसमें वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित का कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसके बारे में अलग अलग व्यक्तियों का राय या विचार एक जैसा रहे। अगर कोई भी एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसका उस कलेक्शन के बारे में विचार थोड़ा सा भिन्न हो जाए तो फिर वो कलेक्शन होगा, सेट नहीं होगा वो। तो समुच्चय की परिभाषा में दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक तो कलेक्शन होना चाहिए, दूसरी बात कलेक्शन होने के साथ साथ अगर वो वेल डिफाइन हो जाता है तो फिर उस कलेक्शन को हम समुच्चय की संज्ञा देंगे या समुच्चय बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, यही इसकी परिभाषा है लिखने में और यही इसका पहला पॉइंट है। समुच्चय यानी परिभाषा इसकी क्या है, वस्तुओं का ऐसा संग्रह, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित हो तो उसे हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है ना। वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो उसे हम संग्रह कहेंगे। इसमें दो शब्द हैं, एक तो संग्रह होना चाहिए वो वस्तुओं का, दूसरी बात वो सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर सुपरिभाषित नहीं है तो केवल संग्रह होगा, समुच्चय नहीं होगा। और सुपरिभाषित का क्या मतलब है हम ये भी देख लेते हैं। सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह ये क्या होता है आप बाद में भूले ना, इसलिए मैं इसको भी यहीं इसके बारे में बता देता हूं। ऐसा संग्रह, ऐसा संग्रह जो या जिसके बारे में, ऐसा संग्रह जिसके बारे में जिसके प्रति भिन्न व्यक्तियों का विचार, भिन्न व्यक्तियों का विचार, विचार कहें या राय कहें एक ही बात है, विचार या राय एक जैसा रहे। भिन्न व्यक्तियों का राय या विचार एक जैसा रहे तो हम उसे कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह।
और जो संग्रह से परिभाषित होगा वही समुच्चय होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हम कुछ पॉइंट इसमें देख लेते हैं। जैसे कि समुच्चय को हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, क्या होता है। समुच्चय को व्यक्त करने का तरीका होता है, समुच्चय को करली ब्रैकेट, यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट होता है करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको हम, मझला कोष्ठक, मझले कोष्ठक से व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि समुच्चय यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर जिन वस्तुओं को लिखा जाता है, उन्हें समुच्चय का अवयव, ये इंपॉर्टेंट शब्द है कि अवयव क्या होता है। समुच्चय का अवयव, इंग्लिश में इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, अवयव कहें या हम इसको सदस्य कह दें, समुच्चय का सदस्य, ये दोनों एक ही बात है। अवयव या फिर हम उसको समुच्चय का सदस्य कहते हैं। अगला पॉइंट, समुच्चय के अवयवों को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा होता है ऐसा, कॉमा द्वारा पृथक रूप में लिखा जाता है। कॉमा लगाना जरूरी है, अगर कॉमा नहीं लगाया तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, इधर दिखा देता हूं, एक मैंने लिया था 14 और एक और लिया था मैंने 14। अगर मैंने कॉमा नहीं लगाया तो इसमें भी केवल एक ही एलिमेंट है 14 और इसमें भी केवल एक ही एलिमेंट है 14, ठीक है ना। अगर मैं कॉमा लगा देता हूं, जैसे कि यहां से हटाता हूं इसको, अगर मैंने कॉमा लगा दिया इनके बीच में, तो अब इसमें तो केवल एक ही एलिमेंट है, इसमें तो केवल एक ही अवयव है, लेकिन इसमें कितने अवयव हो गए, 2, और वो 2 कौन कौन से अवयव हैं, 1 और 1 4, ठीक है ना। तो इसमें 2 अवयव हो गए। तो कॉमा लगाना इतना महत्वपूर्ण है ताकि अवयवों को अलग अलग पृथक किया जा सके, ठीक है ना। तो ये तो अब यहां पर ये तो 14 है, लेकिन ये क्या है, अब ये 14 नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 4, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये वाली बात हो गई, यहां पे इसको हटाता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या लिखा था, समुच्चय के अवयवों को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा द्वारा पृथक रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना, ताकि भिन्न भिन्न कर सकें हम उनको। अगला पॉइंट, समुच्चय के अंदर एक अवयव को केवल एक बार, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, केवल एक बार ही लिखा जाता है। समुच्चय के अवयवों को समुच्चय के अंदर केवल एक बार लिखा जाएगा, अर्थात समुच्चय में अवयवों का
समुच्चय में अवयवों का रिपीटेशन को पुनरावृत्ति बोलते हैं। अवयवों की कर देता हूं मैं इसको, अवयवों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मान्य नहीं होती है। रुको, मान्य नहीं होती है। समुच्चय के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं होगी। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, एक से अधिक बार एक एलिमेंट को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट तो ये बात क्लियर कर दिया इसने। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है पॉइंट, समुच्चय के अवयवों को किस प्रकार से दिखाया जाएगा। अच्छा, एक चीज ये लिख दो, समुच्चय, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, यानी कि मैं हिंदी में लिख देता हूं, बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों, बड़े अक्षर जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल वी, कैपिटल सी, इस प्रकार से आगे, इनसे व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। एक एग्जांपल में लिख देता हूं यहां पे, एग्जांपल ये, जैसे मान लो मैंने किसी सेट ए को 1 2 3, मैंने 1 2 3 जो सेट है जिसमें 1 2 और 3 समुच्चय के अवयव हैं, मैंने इस पूरे सेट को एक ही नाम दे दिया, कैपिटल ए। ठीक है ना, तो अब हम कैपिटल ए समुच्चय कहें या समुच्चय 1 2 3 कहें, दोनों एक ही बात है। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर, कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर ये पॉइंट। इसके अलावा, इसके अलावा अगला पॉइंट है, अच्छा, इसके अलावा समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों जो समुच्चय के अंदर लिखे जाते हैं, वो समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर, यहां सेट ध्यान देना, समुच्चय को तो बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, जबकि समुच्चय के अवयवों को, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल ये है, जैसे मान लो सेट ए है अपने पास में, इसमें एलिमेंट हो गए ए बी सी डी, इस टाइप के एलिमेंट। तो समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जबकि समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। ये आगे एक स्टार पॉइंट लगा करके लिखेंगे अपन, ये थोड़ा सा ये है, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव का होना, समुच्चय के अवयव का होना क्या होता है, इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, ये एक हेडिंग है अपनी, समुच्चय के अवयव का होना। ठीक है ना, एक सिंबल हम यहां पर यूज करेंगे समुच्चय के अवयव का होना में, जिसे हम इस प्रकार से दिखाते हैं, जैसे कैपिटल ई होता है ना, कैपिटल ई होता है, इस कैपिटल ई को हम थोड़ा सा, ये दो डंडी तो ऐसी, इसको थोड़ा इस प्रकार से मोड़ करके ये लाइन लगा दें, तो ये होता, इस सिंबल का मतलब ये है। इसका नाम क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूं, इसका नाम है, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये तो एप्सिलॉन हो गया।
अब इसका क्या रोल है, ये तो एप्सिलॉन है और इसका क्या रोल है, इसका रोल ये है, जैसे कि आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैंने माना कैपिटल ए बराबर, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है ना। इसमें 3 एलिमेंट ए बी सी हैं। एक और सेट ले लेता हूं मैं, मान लो कैपिटल बी, जिसमें कि 3 4 एलिमेंट कुछ भी ले लो, 1 2 और 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3। अब ध्यान से देखें इस चिन्ह का क्या यूज है, इस चिन्ह का क्या यूज है, इसको यूज कैसे करते हैं हम, इसका भी महत्व है। मैं सेट ए की बात करता हूं पहले तो, फिर सेट बी की बात करेंगे हम। मैं इधर एक डिवाइड कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। ए जो है, एक मिनट रुको, ए जो है वो सेट ए का लेफ्ट की साइड में समुच्चय के अवयवों को लिखा जाएगा और राइट में समुच्चय खुद को लिखा जाएगा। लेफ्ट में तो समुच्चय के अवयवों को और राइट में समुच्चय खुद को लिखा जाएगा। तो ए जो है वो समुच्चय ए का क्या है, एक एलिमेंट है। ये बताता है कि ए समुच्चय ए का अवयव है। ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए समुच्चय ए का अवयव है। ये तो ये बताता है कि ए समुच्चय ए का अवयव है। इसी प्रकार से हम इस दोनों को, दो को भी देख सकते हैं। बी बिलोंग टू ए, बी भी ए का समुच्चय है। सी बिलोंग टू ए, सी भी ए का समुच्चय है, ठीक है ना। आगे जैसे मान लो इसमें डी नहीं है कहीं भी, तो मैंने लिख दिया डी, ठीक है ना, डी लिखा और यहां लिखा मैंने ए। अब इनके बीच में क्या आएगा, मैं इस चिन्ह का यूज करना चाह रहा हूं, इस चिन्ह का यूज करना चाह रहा हूं। तो डी तो ए में है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम डी डज नॉट बिलोंग टू, डी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि डी जो है वो सेट ए का, समुच्चय ए का अवयव, दिख रहा है क्या नीचे, अवयव नहीं है। डी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इस सिंबल का मतलब ये हुआ। तो यहां पर दो होने का मतलब समुच्चय होगा, सिंपल सी बात है। अगर है तो ये है, नहीं है तो ये है, इसको काट दो। इसका मतलब तो हो गया समुच्चय का एलिमेंट है, इसका मतलब समुच्चय का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये दो चीज ध्यान रखनी है। तो ये दो सिंबल पे ध्यान रखना, इसको इधर लिख देता हूं। इसका इंग्लिश में नाम होता है बिलोंग टू, बिलोंग्स या बिलोंग टू। इसका मतलब होता है डज नॉट, डज नॉट बिलोंग टू, अवयव है अवयव नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। आगे हमने पढ़ा था इसके बाद में समुच्चय के निरूपणों के बारे में। उससे पहले हम 2 3 चीज, एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं कि समुच्चय के बारे में हमने क्या क्या सीखा था। मैंने कल देखा था, एक हमने देखे थे कल 2 3 क्वेश्चन, मैं उनको लिख देता हूं यहाँ। पहले तो 4 5 क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। दस से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या संख्याओं का संग्रह। एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अगला ले लेते हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अगला ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है ना। एक आध और ले लेते हैं, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर।
ठीक है ना। अगला है 12 के अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह। ठीक है, इन पर हम बात करते हैं। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का संग्रह। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो अभाज्य, ध्यान रख लेना, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं होती है। कहीं आप सेट के अंदर पूछा जाए कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं और आप एक भी डाल दो उसमें तो गलत हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है ना, तो कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 4 नहीं होती, 5, 6 नहीं होती, क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाएगा, 1 का भी और 3 का भी, इसलिए नहीं होती। 6, 7, 9 नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, क्योंकि 8 में 4 का भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा। 9 में 3 का चला जाता है, इसलिए 3 नहीं, 9 नहीं होगी। तो ये बची 10 से छोटी अभाज्य संख्या। मैंने कॉमा लगा दिया तो ये केवल अभी सेट नहीं बनाई है। अब मैं अगर इस पर करली ब्रैकेट लगा दूं तो अब ये हो गया सेट। और सेट क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित क्यों है? चाहे मैं बताऊं या आप बताओ या अन्य किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, तो वो भी यही लिखेंगे, हम भी ये लिखेंगे, आप भी ये लिखेंगे, और कोई अन्य व्यक्ति और कोई होगा वो भी यही लिखेगा, चाहे वो भारत का हो या वो कहीं अन्य विदेश कंट्री का हो, तो सब इसी को लिखेंगे। इसलिए ये सब जगह सर्वमान्य है। तो ये हो गया हमारा समुच्चय, क्योंकि सुपरिभाषित है। क्योंकि सुपरिभाषित है, ये इतना ही लिख देता हूं शॉर्ट में, सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या हो गया? पहला वाला हो गया अपना समुच्चय। ठीक है ना। 5 सबसे खतरनाक जानवर। खतरनाक की क्या डेफिनेशन है? खतरनाक क्या होता है हमें नहीं पता, खतरनाक क्या होता है। हम तो, कोई तो बिल्ली से डर जाता है, कोई बिल्ली से डरता ही नहीं है, कोई शेर से डर जाता है, कोई शेर से डरता ही नहीं है। तो किसी को शेर प्यारा लग सकता है, किसी को खतरनाक लग सकता है। तो खतरनाक की तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई। तो हो सकता है कोई को शेर प्यारा लगे, किसी को शेर प्यारा ना लगे, तो फिर यहां पर कंट्राडिक्ट कर गए अपना स्टेटमेंट। इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, ये स्टेटमेंट सुपरिभाषित नहीं, सुपरिभाषित नहीं। यहां पर है, यहां पर सुपरिभाषित ये है, यहां पर नहीं है, इसलिए ये हमारा, इसके कारण से ये जो सेट है वो सेट नहीं हुआ, ये केवल संग्रह हुआ। ठीक है ना। अगला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यहां भी मौत इतनी ही है, इस स्टूडियो में उतनी ही है जितने आपके घर में है, जितने किसी अन्य विद्यालय में, अन्य स्टूडियो में है, अन्य कंट्री में है, अन्य कहीं भी भारत के अलावा पूरे विश्व में सब जगह उतने ही स्वर हैं जितने यहाँ पे हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 5 ही हैं, सब जानते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट बना दें तो ये हो गया अपना समुच्चय। क्योंकि सुपरिभाषित है इसलिए मैं इसको समुच्चय बोल पा रहा हूं। सुपरिभाषित है इसलिए हम इसको क्या बोल पा रहे हैं? समुच्चय है ये। तो ये समुच्चय हो गया। अगला, दुनिया के 5 सबसे प्यारे जानवर। प्यारे जानवर का क्या क्या परिभाषा है? कोई परिभाषा नहीं है हमारे लिए। तो प्यारे जानवर की कोई परिभाषा नहीं है भाई। प्यारे, अभी मैंने बताया था खतरनाक जानवर, किसी को कोई खतरनाक लगता है उसको प्यारा लग सकता है वो। जैसे शेर का एग्जांपल दिया था मैंने, शेर हो सकता है हमें प्यारा ना लगे, किसी और को प्यारा लग जाए। तो ये भी और ये भी इस प्रकार के शब्द अगर देखें जो ऐसा लगे कि हाँ ये हमें प्यारा लग सकता है, किसी और को प्यारा ना लगे। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों को कुत्ते से डर लगता है, कई लोगों को कुत्ते से डर नहीं लगता, वो तो पालते भी है कुत्ते को। तो ये प्यारे की परिभाषा से बाहर हो गया, ये आउट हो गया। तो ये प्यारा कोई परिभाषा नहीं है इसकी, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं। और नहीं है सुपरिभाषित तो ऐसा संग्रह होता है, केवल संग्रह, समुच्चय नहीं होता वो। ठीक है ना, ये नोट, ये समुच्चय नहीं है। अगला, 12 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड? दिखा देता हूं, देखो। अब तक आप यही करते आएंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे किए जाते हैं। 12 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाओ, 2। 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग लगाओ, फिर 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग लगाओ, 1 बच जाएगा। जब 1 बच जाए तो रुक जाना है, जैसे 1 बचे तो रुक जाएंगे हम। अब कौन कौन से कितने हैं? एक तो 2 है, एक और 2 है, और एक और 3 है। हम जानते हैं कि समुच्चय के अंदर अवयवों का रिपीटेशन कोई अलाउ नहीं करता है, अलाउ नहीं करते हम। तो 12 में 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिनका भाग जाएगा पूरा पूरा। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है वो? एक तो 2 है और एक 3 है।
तो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिनका 12 में पूर्णतः भाग जाता है। तो ये दोनों संख्याएं कॉमा लगा करके सेट के अंदर लिख दी, सेट हो गया। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड केवल ये 2 हैं, हमारे लिए भी 2 ही हैं, आपके लिए भी 2 ही हैं, और कोई अन्य होगा उसके लिए भी ये 2 ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारा सुपरिभाषित, ये सुपरिभाषित है। और जब ये सुपरिभाषित है तो ये हमारा हो गया सेट। क्लियर है इतना पॉइंट? यहां तक की बात तो ये क्लियर हुई आपको, ठीक है ना? तो आज से आप इतना ही रखते हैं हम। आज से आप बिल्कुल जितनी स्लाइड यहाँ पे बनी है, इन सारी स्लाइडों के माध्यम से अपने हेड जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप आराम से पुश करके वीडियो को देख सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की समस्या रहेगी उसका तत्काल ही समाधान कर दिया जाएगा। अगर तत्काल नहीं होता है तो थोड़ा समय आप हमको देंगे, फिर हम उसके बाद में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है ना? ओके बाय, कल मिलते हैं।